आप सब वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे। वॉरेन बफेट को ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। उनकी नेटवर्थ अभी 115 बिलियन है, जो कि उन्होंने 11 साल से इन्वेस्टिंग करते हुए बनाए हैं 20% एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पर, जो कि एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न से 2 गुना अच्छा है। लेकिन ये 20% एवरेज एनुअल रिटर्न दूसरे इन्वेस्टर्स के कंपेरेटिव कुछ भी नहीं है। जैसे जिम साइमंस को लें, एक मैथमेटिशियन जो मेडेलियन फंड चलाते हैं। कहा जाता है साइमन ने करीब 33 सालों तक 66% एनुअल रिटर्न हासिल किया है। फेमस इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स जैसे बफेट, पीटर लिंच या जॉर्ज सोरोस कोई भी इस परफॉर्मेंस के आसपास भी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतने ज़्यादा रिटर्न्स होने के बावजूद साइमन के पास बफेट की वेल्थ का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब जानने से पहले चलो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। मानो अगर मैं आपको 1 मार्च को 1 रुपये देता हूँ और फिर उसके बाद हर दिन इसे 2 गुना करता जाता हूँ। 2 मार्च को 2 रुपये, 3 मार्च को 4 रुपये, 4 मार्च को 8 रुपये, ऐसे। तो फिर 31 मार्च को मुझे आपको कितने रुपए देने होंगे? 1000, 10,000, 1 लाख? वेल, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते होंगे तो आप जानते ही होंगे कि आप 31 मार्च को 1 लाख रुपए से तो बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। 1 रुपये को 30 दिनों तक 100% रिटर्न के साथ कंपाउंड करके आपको 31 मार्च को 107 करोड़ 37,42,000 रुपये प्राप्त होंगे। बधाई हो, आप 1 महीने में अरबपति बन गए। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ये तो आपने बहुत जगह देखा ही होगा। मेन बात यह है कि अगर इस गेम को सिर्फ 1 हफ्ते डिले कर देते हैं और उस 1 रुपये को 8 मार्च तक कंपाउंड नहीं करते हैं तो आपको 31 मार्च को कितने पैसे मिलेंगे? पहली बार में 107 करोड़ मिले थे, तो अब 25 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़? नहीं, आप 31 मार्च को सिर्फ 80 लाख रुपए घर ले जाएंगे। ध्यान दें, 1 हफ्ते का इंतजार करने पर आपको 99% पैसे कम मिलेंगे। हाँ, ये बात इलॉजिकल लग सकती है क्योंकि ह्यूमन माइंड कंपाउंडिंग की शक्ति को आसानी से नहीं समझ पाता है। तो चलिए जानते हैं क्यों दूसरे इन्वेस्टर्स के ज़्यादा रिटर्न्स होने के बावजूद अभी तक कोई वॉरेन बफेट जितना बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे इन्वेस्टर्स ने अपनी वेल्थ को उतने समय के लिए कंसिस्टेंटली कंपाउंड नहीं किया जितने समय के लिए बफेट ने किया। बफेट के पास दूसरे इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा एक प्राइमरी रीजन के कारण है। उन्होंने कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाने के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा समय बिताया है। हाँ, बफेट इन्वेस्टिंग के कारण सफल हुए, लेकिन उनका सीक्रेट समय था, ना कि उनके हाई रिटर्न्स। बफेट की सक्सेस पर लिखी गई 2000 बुक्स में से किसी का भी टाइटल ये नहीं है कि ये आदमी 1 सदी के 3/4 टाइम से लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता की कुंजी यही है। अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो अपने टाइम होरिजन को बढ़ाना है। इन्वेस्टिंग में समय सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह आपने वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से देख ही लिया होगा। तो इंडिपेंडेंस लेवल वेल्थ बिल्ड करने की पहली कुंजी ये है कि आप जितना भी अभी अफोर्ड कर सकते हैं उसके साथ अभी के अभी इन्वेस्टिंग शुरू कर दें। स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ विद वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, चाहे वो 1000 रुपये हो या 1 लाख रुपए। और उन पैसों को इन्वेस्टेड रखें ताकि आप कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने के लिए पर्याप्त समय दें। ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि गुड इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न पाने के बारे में हो, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न आमतौर पर 1 या 2 बार के हिट्स होते हैं जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। इसके बजाय गुड इन्वेस्टिंग एवरेज से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स पाने के बारे में है, जिसके साथ आप टिके रह सकते हैं और जिसे सबसे लंबे समय तक दोहराया जा सकता है, और तभी कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है। और यही हमारा पहला इन्वेस्टिंग लेसन था, यूज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। लेसन नंबर 2, एक्सेप्ट वॉलेटिलिटी एज अ फी। मान लें कि आपको एक कार खरीदनी है क्योंकि आपको रितु को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना है। यस, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, एटलीस्ट फॉर दिस वीडियो। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, 10 लाख रुपए देकर नई कार खरीद ले। दूसरा, 2 लाख रुपए देकर सेकेंड हैंड कार ले ले। तीसरा और सबसे बेस्ट, उस कार को शोरूम से चोरी कर ले क्योंकि आपने दौड़ने की बहुत प्रैक्टिस की है। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, चाहे आप मिल्खा सिंह ही क्यों ना हो, आप तीसरा ऑप्शन तो नहीं ही चुनेंगे। और जब तक आप 10 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तब तक आप एक नई कार ही खरीदना चाहेंगे बजाय एक सेकेंड हैंड कार के। लेकिन इन्वेस्टिंग में लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग तीसरा ऑप्शन चुनना चाहते हैं, बिना वोलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी फेस किए हाई रिटर्न्स प्राप्त करना चाहते हैं।
और इसीलिए तो कई लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खुशी खुशी दे दिए वॉल स्ट्रीट पर उस आदमी को जो ये दावा कर रहा था कि वो बिना कोई डाउनसाइड रिस्क के हर महीने स्टेडी 1% रिटर्न जनरेट कर देगा। यस, उसने किया, उसने घोटाला किया और सबका पैसा ले गया। उसका नाम बर्नी मैडॉफ था, जो कि पॉन्जी स्कीम चलाता था। पॉइंट ये है कि आप जानते हैं कि एक नई कार एक प्राइस के साथ आती है, एक फी के साथ आती है, और यही सेम इन्वेस्टिंग में हाई रिटर्न्स के साथ भी है। ये भी प्राइस के साथ आती है, एक फी के साथ। देखिए, पिछले 40 सालों में सेंसेक्स 250 गुना बढ़ा है और आपको बस बैठना था और अपने पैसों को कंपाउंड होते रहने देना था। लेकिन यस, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग लुक्स इजी व्हेन यू आर नॉट द वन डूइंग इट। आप सुनते ही होंगे लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड रखें। हाँ, ये एक अच्छी सलाह है, लेकिन क्या आप जानते हैं जब स्टॉक गिर रहा होता है तो लॉन्ग टर्म आउटलुक बनाए रखना कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल, बहुत मुश्किल। जब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करते हैं और हमें कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए बहुत ज़्यादा लॉस दिखता है तो हमें ये लगने लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ की तरह सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग या अच्छे रिटर्न्स की भी एक कीमत होती है। अगर आप अच्छे एनुअल रिटर्न्स चाहते हैं तो वोलेटिलिटी वही इमोशनल प्राइस है जिसे आपको चुकाना होगा। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, डर, इन सब को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं जो लगातार बढ़ती कंपनीज को डाइंग कंपनीज से रिप्लेस करता है, तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि इंडेक्स की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऊपर और राइट साइड की ओर होगी, भले ही इंडेक्स किसी महीने या साल में कितनी भी वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करे। यह आपको पता ही है कि स्टॉक में हाई वोलेटिलिटी होती है क्योंकि किसी भी दिन स्टॉक पोर्टफोलियो कुछ परसेंट ऊपर या नीचे हो सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट या दूसरे वोलेटाइल मार्केट्स के इमोशनल अप्स और डाउन्स को संभाल नहीं सकते हैं, वे एक स्टेडी रिटर्न प्राप्त करने के लिए लो वोलेटिलिटी वाले एसेट्स जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स और गारंटीड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये वही एक सेकेंड हैंड कार लेने जैसा है, लेकिन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड कोई भी लो वोलेटिलिटी एसेट वोलेटाइल स्टॉक मार्केट से बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। मार्केट रिटर्न्स कभी भी फ्री नहीं है और ना होंगे। अगर आप सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ओन करते हैं तो मार्केट में रहने के लिए और ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हाई एनुअल रिटर्न्स पाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए वोलेटिलिटी और ओकेजनल डिप्स को फी के रूप में देखें। लेसन नंबर 3, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ या उनके एवरेज एनुअल रिटर्न्स का पता लगाना बहुत आसान है। ये यहाँ तक कि उनके सबसे अच्छे, सबसे नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स का पता लगाना बहुत आसान है। ये सब आसानी से पता लगाए जा सकते हैं और ये वही हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन उनके करियर में किए गए हर एक इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई भी बेकार स्टॉक पिक्स, बेकार बिजनेसेस या बेकार एक्विजिशंस की बात नहीं करता है, लेकिन वे बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर मीटिंग में वॉरेन बफेट ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में 400-500 स्टॉक्स को ओन किया होगा और उनमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स पर अपना अधिकांश पैसा बनाया है। इसके आगे चार्ली मंगर ने भी कहा कि अगर आप बर्कशायर के कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट्स को हटा दें तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी एवरेज है। जब हम किसी रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं तो हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनके गेन्स उनके एक्शंस के एक स्मॉल परसेंटेज से आए हैं। इससे हमारे फेलियर्स, नुकसान, सेटबैक्स ये सब ऐसे लगते हैं जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यू शुड लर्न टू बिकम ओके विद अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग। जैसा कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी एक फॉर्च्यून बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आउटकम बहुत कम चीज़ों से आता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी कई चीज़ें या इन्वेस्टमेंट्स या डिसीजंस काम नहीं आएंगी और आपको इसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स के बजाय अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए। इट्स फाइन टू हैव अ लार्ज चंक ऑफ पुअर इन्वेस्टमेंट्स एंड अ फ्यू आउटस्टैंडिंग वंस। आमतौर पर यह बेस्ट केस सिनेरियो होता है। अब जल्दी से वीडियो की एक समरी देख लेते हैं। बफेट के कंपाउंडिंग कर्व को याद रखें और समय को अपना बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए अभी इन्वेस्ट करें। याद रखें, वॉलेटिलिटी एक फ़ी है, ना कि फाइन, और आपके पास कई असफल इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं और फिर भी आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्च्यून बनाने के लिए कुछ ही बेहतरीन सफल इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिलियनर चार्ली मंगर ने एक बार कहा था, मेरा अमीर बनने का इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता था। अगर आप भी इस तरह की वेल्थ प्राप्त करना चाहते हैं
जो आपको ऐसी फ्रीडम दे कि आप जब चाहो जो चाहो जिसके साथ चाहो आप वो कर सको। तो आपको पैसों के बारे में अलग तरह से सोचना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी विकसित करनी चाहिए। इस वीडियो के ये 3 कॉन्सेप्ट आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को मजबूत करने में मदद करेंगे। ये तीनों लेसन साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से आए हैं। हमारे हिसाब से किसी भी एस्पायरिंग इन्वेस्टर के लिए ये बुक एक मस्ट रीड है और साथ में ये एक आसान रीड है, ना कि कॉम्प्लेक्स बुक। सो वी हाईली रेकमेंडेड। अगर आपके इसके और लेसन्स देखने हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।